नमस्कार, मैं निकिता पाठक और आज हमारे चैनल लॉ मेडी में हम एक खास इंसान को लेकर आए हैं जो कि काफी सीनियर लॉयर है, जिनके अंडर काफी लोग प्रैक्टिस में हैं। हम नहीं चाहते हमसे कोई भूल हो जाए और हम कोई इन्फॉर्मेशन मिसलीड करें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम है प्रेमचंद शर्मा एडवोकेट। 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 50 ईयर। और मैं इस बार एसोसिएशन का 8 साल प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। 20 साल मैं गवर्नमेंट का वकील रहा हूँ, डीजीसी जिसको कहते हैं। उसमें मेरे पास चार्ज रहा है डीजीसी रेवेन्यू, डीजीसी सिविल, डीजीसी क्रिमिनल, तीनों का ही मैं अधिवक्ता रहा हूँ। इस समय मैं अपने को सिर्फ रेवेन्यू में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और रेवेन्यू में क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। बाकी मेरा काम जो है, सिविल का काम जो है, मैंने अपने जूनियर्स को और अपने गौरव शर्मा को दे रखा है, जो मेरा भतीजा भी है। और अच्छा, इस व्यवसाय में बहुत अच्छा नाम भी कमाया और कर भी रहे हैं। सर, आपको कितना टाइम हो गया इस पे प्रैक्टिस करते? 50 साल। सर, 50 इयर्स तो काफी ज्यादा होता है। सर, आपके लिए कभी कोई लाइफ थ्रेटन्स या फिर जैसे आजकल हो जाते हैं काफी केसेस कई बार सरकारी वकील जब हम थे, कई बार थ्रेटिंग भी हुई है और उसका जवाब भी दिया है। और ऐसा नहीं है, हम पर राजनीतिक दबाव भी हमने झेला है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के खिलाफ, हालांकि मैं गवर्नमेंट का वकील होते हुए भी गवर्नमेंट के खिलाफ जब हम खड़े हुए वकीलों के हित में, तो हमको जेल भी जाना पड़ा, जेल भी गए हम। और हमारे पे रासुका जैसा वो भी लगाया, पर उससे हम अपने जो कर्तव्य है उससे विचलित नहीं हुए। आज भी इस देहरादून के अंदर मुझे पूरा आदर से देखा जाता है, और सारे सीनियर जूनियर जितने मेरे से हैं वो सब पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जैसा आप देख रहे थे। जी ठीक। सर, काफी टाइम हो गया आपको इस फील्ड में, तो जो अभी न्यू लॉज आ रहे हैं, एक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स में ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा या जो नॉर्मल पीपल्स हैं उन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो, जैसे सीनियर वकील हैं, हमको तो दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी, सारे जितने लॉ नए बन रहे हैं। पर जो नया लड़का आ रहा है उसके लिए स्कोप ज़्यादा अच्छा है कि वो, क्योंकि अभी हम लोगों का एक ऐसा है कि एक प्रैक्टिस ऐसी बन जाती है कि हमको, हमारे दिमाग के अंदर पुराने कानून बसे हुए हैं पूरे, तो नए कानून के लिए हमको स्टडी करनी पड़ती है। अब हमारी ऐसी उम्र है कि हम उस स्टडी में नहीं पढ़ सकते, पर हमारा जूनियर जो है वो तो, उसके लिए तो नई चीज़ है, तो वो सीखेगा, उसको असर पड़ेगा। और जो नए कानून बन रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में बन रहे हैं या भारत सरकार बना रही है, उनका असर आने वाले दिनों में समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। सर, इतने सारे केसेस तो आपने डील किए हुए हैं। सर, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किस हद तक कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं तो अफेक्ट पड़ जाता है इससे। देखिए, वकील जो होता है ना, जब वो अपने इस व्यवसाय में आता है तो उसको मेन ध्येय उसका वकालत होता है। रात दिन 24 घंटे वो अपने मुकदमों के बारे में सोचता है। उसके बाद कई बार महसूस भी करता है कि मैं फैमिली को उतना समय नहीं दे पाया हूँ, और उसका जो खामियाना कहो या हानि कहो, भुगतनी भी पड़ती है कि हम परिवार को इतना समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते। पर इसके लिए जो लाभ है, वो लाभ तब है कि वकालत के अंदर आपको जब 24 घंटे आपका दिमाग वकालत में काम करता है, तो आप तभी अच्छे वकील बनते हैं और तभी नाम कमाते हैं। सर, एक और क्वेश्चन था आपसे। कोर्ट में होते हैं तो पेशे से तो आप काफी ज्यादा सीनियर हैं। सर, आपको कभी ऐसा लगा कि आपका कोई स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसी लाइन जो कंट्रोवर्सी का रीजन बन सकती है या बनी हो, कोई ऐसा सिचुएशन हुआ हो? वकालत के अंदर ये चीज तो आम है। सर, बाहर निकल के अंदर तो आपने स्टेटमेंट दे दी, पर बाहर निकल कर देखो ना, मैं उस समय मेरे सामने जो होता है, मेरा ध्येय होता है मैं अपने क्लाइंट का हित देखूं।
तो हमको बहुत बारी चीज ऐसा भी है कि भले ही हमारे दिमाग के अंदर उसके कानून उसके खिलाफ जा रहा हो तो हम नहीं बोल सकते वहाँ, हम अपने क्लाइंट का ही हित देखेंगे। बाहर आके हम भले ही उसको कहें कि नहीं कानून ये था, हमने ये बहस करी है, तो महसूस तो होता है, पर क्योंकि उस समय हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने क्लाइंट की रक्षा करनी है, तो हम क्लाइंट की करते हैं। तो अंदर बाहर हो जाता है कई बार, मजिस्ट्रेट हमारे सामने या जज हमारे सामने ऐसी बात कर देता है कि जो कानून के बिल्कुल विपरीत है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई कानून तो कुछ और कह रहा है। तो वो आज की तारीख में जो नया हमारा आ रहा है, जो इसमें मजिस्ट्रेट खासकर जज, उनको अगर वो कानून की बात बताई जाए तो वो भी थोड़ा सा करते हैं हमको कानून सिखा रहे हैं, जबकि हमारा काम ही है कानून सिखाना। हम जजों को, मजिस्ट्रेटों को हम कानून सिखाते हैं, हम बताते हैं कानून ये है, उनका काम तो सुनना है, पर वो बीच में हस्तक्षेप करना जो है उनका काम नहीं है। उनका काम है सुनना, न्याय देना। तो बीच में कई बार ये चीज आ जाती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है हमारे बीच में भी और जजों के बीच में भी। पर बहुत सारे जज तो समझते हैं, जो सीनियर जज हो जाते हैं या मजिस्ट्रेट, तो वो तो समझते हैं, पर जो नए आते हैं वो उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो वकील से क्या बदला लेंगे, वो तो क्लाइंट के साथ है ना उनकी जाति, तो वकील के साथ नहीं है जाति, क्लाइंट के साथ जाति करते हैं। अगर मेरे से उनके कुछ है, अगर मेरे से उनके प्रति कोई गुस्सा है, तो वो क्लाइंट पे गुस्सा, अगर मेरे पे गुस्सा उतारेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, वो तो क्लाइंट का बिगाड़ देंगे। अगर उसका मुकदमा जीतने लायक है और वो गुस्से में आके उसके खिलाफ करते हैं, तो वो हित किसका नाश कर रहे हैं, वो तो उस क्लाइंट को, बेचारे गरीब उस किसान, उसकी जो हमारा मुवक्किल है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको हानि पहुंचाने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ना होना चाहिए। कई बार ये भी बताना पड़ता है कि भाई आपने मेरा थोड़ा करा, उसका कर दिया। सर ऐसे तो फिर काफी सारे फेलियर्स भी हो जाते होंगे। हाँ वो तो। सर आप उनसे डील कैसे करते हैं, मतलब वो तो काफी उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारा क्लाइंट था। नहीं, उसके लिए हमारे पास रास्ते हैं ना। फिर आप देखिए ना, लोअर कोर्ट है, फिर उसके बाद अपीलेट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो वो लड़ाई फिर लंबी हो जाती है। पर वहाँ थोड़ा ना उस मजिस्ट्रेट से या जज से थोड़ा ना लड़ेंगे हम, उसको आगे हमारे पास अपील का है, तो अपील में उस चीज को उठाते हैं, अपील में जिताते हैं उसको, कोशिश करते हैं जीत जाए। वहाँ नहीं जीतता है, उससे आगे चले जाते हैं। तो उसकी अलग अलग स्टेज है ना। सर अगर कोई क्लाइंट आता है और वो अफोर्डेबल नहीं है अगर चार्जेस के, तो आप उनकी बहुत किस मदद लेवल में हेल्प? ऐसा मैं आपको, अगर आपके लिए तो एक चौंकने वाली बात होगी कि जब मैं गवर्नमेंट काउंसिल था, तो आप ये इमेजिन करेंगे कि मैं 1 रुपए की मुझे कितना पैसा मिलता था एक मुकदमे के लिए। 10 रुपए, एक केस के 10 रुपए गवर्नमेंट मुझे देती थी, और मैं गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का मुकदमा जीत के देता था। तो मेरे से ये सवाल आपने जो पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने कई बार क्या, अधिकतर हम फ्री में, अब हमारे जूनियर खड़े हैं, वो खड़ा है सामने जैसे, अब वो क्यों आया मेरे पास, उससे कोई कमी है, उसे कोई महसूस हो रहा है कि मैं कुछ मदद कर सकता, तो हम देते हैं मदद। अब ये इतने जूनियर बैठे हैं, तो इनको हम ही तो प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं तुम करके आओ, हम देखेंगे, तो बताते हैं, फ्री में ही बताते हैं। वैसे तो हमने देखो लिख के लगा रखा है। पर क्या करें, उसको लगाने के बावजूद भी हम ये थोड़ा ना कहते हैं तुम बाहर चलो, कह देते हैं। जब ज्यादा कोई दिमाग चाटने लग जाएगा तो उसको कहते हैं कि भाई अब आप रुक जाए, क्योंकि क्लाइंट परेशान होता है। देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको कि हम, वकील का क्या पेशा है, वकील क्या करता है, वकील ये करता है कि दूसरे की समस्या, दूसरे की चिंताएं अपने ऊपर लेता है। हम उससे अगर पैसा लेते हैं तो उसकी चिंता जो थी, उसकी जो रात की नींद हराम हो रखी थी, वो हम अपने ऊपर लेते हैं और अपनी नींद को हराम करते हैं। हम सो नहीं पाते जब तक उसका केस को करा के ना दे दें। जितनी फीस हम तय भी करते हैं, उससे ज्यादा क्लाइंट देकर जाता है कई बार, खुशी में आके कि देखो इन्होंने हमारा काम कर दिया। तो इसलिए क्लाइंट का हित हम देखते हैं और क्लाइंट हमारा हित अपने आप देख लेता है। तो इसलिए ये फीस वाली समस्या क्लाइंट के साथ किसी के साथ होती है, जो इंटेंसली आता है कि मुझे वकील को भी ठगना है।
सर जैसे अभी बहुत यंगस्टर्स का ये कहना है कि अब लॉ की पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी टफ हो चुकी है पहले के मुकाबले, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं तो कहूँगा पहले ज़्यादा टफ थी, पहले साधन नहीं थे इतने। जब हम लोग लॉ करा है, अब तो आपके सामने ये फोन है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। हमारे सामने क्या था? कुछ भी नहीं। हमने तो जो पढ़ना था, लिखा पढ़ी में पढ़ना था। सारी रूलिंग हमको देखनी है तो किताबों में देखते थे। आज की तारीख में तो एक मोबाइल खोलता है, फट से काम होता है, या कंप्यूटर खोलते हैं, तो कितनी आसानी है। हाँ, इससे उनको फायदा तो बहुत मिला है, पर कमी है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पहले हम और आप क्या करते थे, 2 और 2 4 फट कैलकुलेट कर लेते थे। अब हमें अपने पे विश्वास नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर खोलते, कैलकुलेटर से करते, वो सही मानते हैं। अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसे ही मेरा कहना है, जो हमारे जूनियर वकील है, उनको ज्यादा अपने को आधारित नहीं करना है, उनको स्टडी करनी है। स्टडी करी हुई जो है, वो किताब में पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अस्थायी होगा। इस पर अपने को आधारित कर लोगे। अगर इसने जरा से गलत रूलिंग बता दी आपको, और आपने उसको बिना पढ़े और सोचे उस रूलिंग को आधार पर आपने बहस कर दी, या आपने मुकदमा भी जीत लिया, तो आपकी आत्मा हमेशा कोसती है। क्योंकि बाद में जब आपको अस्थायी चीज पता लग जाएगी कि मैंने ऐसा कर दिया है, कि कानून के विपरीत कोई काम करा लिया, तो जिंदगी भर के लिए आदमी को याद आता है कि गलत करा है। तो आपका क्वेश्चन, हम लोगों के लिए तो पूरा पढ़ के मेहनत करके हम लोग पढ़ाई करते थे। उस समय जिस प्रकार की हमें सुविधा मिलती थी, उससे किताबें पढ़ पढ़ के हम एग्जाम पास करते थे। आज की तारीख में तो एग्जाम की भी पद्धति बदल गई। आज टिक मार्क है, तो इसलिए नंबर भी बहुत आ जाते हैं। हमें तो पूरा लिखना पड़ता था। तो मैं कह रहा ना, पहले हम ज्यादा था, आज सुविधा है, पर सुविधा के साथ साथ उनको भी स्टडी करनी चाहिए। अगर अस्थाई कोई अपना एक वो बनाना है, अपनी साख बनानी है लोगों के अंदर, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के तैयारी के साथ अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो, तो न्यायालय आपकी इज्जत करते हैं। जज जो बैठा है उसको भी पता है कि फलाना वकील जो है ये पढ़ के आया हुआ है, ये जानता है, उसकी इज्जत होती है। नहीं तो वो जूनियर 2 मिनट में पहचान जाता है कि ये आदमी जो है बिना स्टडी करे आ गया, तो उसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसके आदर भी नहीं होगा उतना। तो इसलिए मेरा तो जूनियर के लिए यह है कि ज्यादा स्टडी और पूरी फाइल कंप्लीट करके, जो चीज वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आप समझें। बाकी सीनियर उनको रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं, दिखाते हैं। सर आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा केस शेयर करना चाहे बिना रिवील किए, जो आपको एक्चुअली में हिला दिया हो, जिसमें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हो? ये तो बहुत सारे केस है, ऐसा किसका कोई बढ़ भी है? एक ऐसा केस, कोई ऐसी जर्नी? नहीं, हमको ऐसा सारे बहुत सारे केस लड़े हैं, जिसके अंदर पर्सनली भी मोस्टली हमने ऐसा नाम जो कमाया है यहाँ पर आके, तो ज्यादातर तो यही है कि हमने मेहनत से, ईमानदारी से केस लड़े हैं, इसलिए हमारे पर कोई उंगली नहीं उठी ज्यादा। सर आप अपने साइड से कोई एक ऐसा लॉ या एक्ट बताना चाहते हैं जो अभी के टाइम पे लोगों को पता होना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर 2 नए कानून बन रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर मेन कानून है जमींदारी विनाश अधिनियम। हमारी गवर्नमेंट उसमें, यहाँ की गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार, ये उसमें बार बार अमेंड कर रहे हैं। जो नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो अभी इन्होंने 2019-20 के अंदर अमेंड करा है, उसमें जैसे आप पूछ रही हैं मेरे से, तो महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि उन्होंने महिलाओं को एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा दे दिया है। पहले क्या होता था, जो हमारा रेवेन्यू का कानून था, वो रेवेन्यू के कानून के अंदर एक बड़ा अच्छी सोच थी, वो ये थी कि जो किसान है उसका कोई धर्म नहीं होता था। तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून बनता था, जिसका नाम है जमींदारी विनाश अधिनियम। वो सब धर्मों पे लागू होता था। आज
एक नया कानून लागू किया जा रहा है अभी, तो हम उस नए कानून के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा जमींदारी विनाश अधिनियम एक स्पेशल एक्ट है जो संविधान की अनुच्छेद 9 के अंदर आता है, आर्टिकल 9 के अंदर है। तो स्पेशल कानून है, इसको आपने अपने उस एक्ट के अंदर आपने धर्म के नाम पर अलग अलग बांधने की कोशिश करी है, वो गले में फंसेगा और उससे लोगों का नुकसान ही होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कानूनों को बदला है, बिना उनकी स्टडी करे उनको बदल दिया है, तो वो अच्छा नहीं है। उसके बारे में सोचना चाहिए। उसको अभी आया है नया नया, तो उसको वो हर धर्म के लिए हमारा कानून तो लागू था, अब आपने अलग अलग धर्म को लेके कोशिश तो करी है, पर उतनी कोशिश बनी ही नहीं है इसमें, तो ये समस्या पैदा होगी। थैंक यू सो मच सर। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को जो राइट हमारे जमींदारी विनाश अधिनियम में दे दिया गया, पहले तो एग्रीकल्चर के अंदर कोई महिलाओं को राइट नहीं था। अगर एक ही डेथ होती है तो एक के लड़कों को राइट था। 97 में विधवा का राइट आया, उसके बाद विधवा के साथ साथ अब जो है अविवाहित पुत्री का भी आ गया, विवाहित पुत्री का भी आ गया, और तलाकशुदा का भी आ गया। तो उनको अपने एग्रीकल्चर लैंड में उनको सबको अधिकार दिया गया है, तो ये कम है। पर इसका एक गलत जो समाज के अंदर पड़ रहा है, मेरे जैसे सीनियर वकील को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारा पारिवारिक व्यवस्था जो है, जो हमारा जो संयुक्त परिवार था, जो एक हमारे जिससे हम बंधे हुए थे, जिससे आज तक हमारा समाज बंधा हुआ था, उसके अंदर खोट पैदा कर दी गई है कि पहले अगर बाप की डेथ हो जाए, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो भाई जो है अपनी बहनों की शादी करते थे, सब कुछ करते थे ना, और उनके दुख दर्द पे, उनके खुशी में भात देना, ये देना, सारे जितने उनके कर्म होते थे उन पे जाके खड़े होते थे। अब क्या है कि लड़की आती है, वो कहती है कि इसमें तो मेरा हिस्सा है, लाओ दो, तो हिस्सा उनको दे दिया गया, तो वो फिर वो हिस्सा देने के बाद वो फिर भाई बहन नहीं रहे, फिर तूने अपना हिस्सा ले लिया, तो जा अपने, तो फिर वो क्यों करेगा भाई? वो समाज को कितना नुकसान पहुंचता है, ये क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से है कि शासन को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे। आपको परिवार को खत्म नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार ही खत्म है, भाई बहन का रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, वो चीज उचित नहीं है। ये मैं जरूर कहूंगा एज सीनियर वकील होते हुए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर। ठीक।